हेलो एवरीवन, आई एम सी अनंत मेहता एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई स्कोर्ड 75 इन IBS, द थिंग्स व्हिच आई डिड एंड आल्सो सम थिंग्स व्हिच आई रिकमेंड दैट यू डू टू स्कोर एन इक्विवेलेंट और मच हायर मार्क्स, राइट। तो IBS में मैंने क्या प्लान किया था कि मेरा सेकेंड और थर्ड रिवीजन जो था उसके बीच में मैंने जब ओरिजिनल अपना प्लानर बनाया था, मैंने ओरिजिनली प्लान सेट किया था स्टडी लीव के पहले कि मेरा ये सब्जेक्ट इन डेज में होना चाहिए, इस वीक पे ख़त्म होना चाहिए। तो उसमें मैंने अपने सेकेंड और थर्ड रिवीजन के बीच में IBS के लिए 2 दिन रखे थे। बट टिल द टाइम आई रीच दैट डेट मैं ऑलरेडी अपने टारगेट्स को एक्सीड कर गया था, मैं बहुत लेट चल रहा था। तो मैंने उस 2 दिन को पहले एक दिन पे लाया, फिर उस एक दिन को मैंने आधे दिन पे लाया, राइट। और उस समय क्या हुआ कि उस आधे दिन में ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पा रहा था, तो मैंने अपनी केस स्टडी एक दो सॉल्व करी जो पास्ट पेपर में थी, पास्ट RTP MTP में थी। एक केस स्टडी सॉल्व करी, मैं ज़्यादा वो भी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना था जिसमें मैं ऑलरेडी पीछे चल रहा था। तो मैंने क्या करा कि रादर दैन प्रैक्टिसिंग मोर केस स्टडीज, मैंने सबसे पहले तो वो सॉर्ट आउट किया कि मुझे क्या मटेरियल प्रिंट करना है। जैसे कि मुझे DT में इंडेक्स प्रिंट करना था, मैंने भंवर सर की क्लासेस ले रखी थी, तो मेरे पास वो नोट्स है, बट उसका इंडेक्स सर ने बाद में रिलीज किया था, तो वो प्रिंट करना था। उसके अलावा IDT में भी सेम इंडेक्स प्रिंट करना था, FRAFM में भी मुझे प्रिंट करना था, ऑडिट में मुझे एडिशनल मटेरियल प्रिंट करना था। ये सारी चीज़ें मैंने पहले तो एक बुक में सॉर्ट आउट करी कि मुझे क्या एडिशनली चाहिए, और मुझे कॉस्टिंग की एक बुक प्रिंट करानी थी, तो वो सब मैंने सॉर्ट आउट करी एंड मैंने वो सब प्रिंटिंग के लिए दे दी। वो सब प्रिंटिंग के लिए आई, बट मैं फिर से IBS को रिवाइज ही नहीं कर पाया। बट मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट एक दिन निकालना IBS को रिवाइज करने के लिए, 1 या 2 दिन एटलीस्ट निकालना। बिकॉज प्रॉब्लम हमने क्या फेस करी कि जैसे ही हमारा IDT का पेपर हुआ था उसके बाद बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था अपने आप को पुश करना IBS के प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड सोचता है कि IBS क्या है, कि वही सब्जेक्ट्स है जो आपने पढ़ लिए हैं, उन सब्जेक्ट्स की बुक भी आपके पास होगी। तो बहुत बार ऐसा लग जाता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इट्स एज इजी एज इट कैन बी। और मे का अटेम्प्ट भी वैसा था, मे के अटेम्प्ट में जो सारे क्वेश्चन थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट बुक प्रिंटेड थे, राइट। बट जब नवंबर का पेपर सबने देखा तब हमें पता चला कि एग्जैक्टली IBS का लेवल क्या है। एंड आई स्कोर्ड 75 इन दैट अटेम्प्ट November 24, जो फर्स्ट पेपर था जिसमें IBS डिफिकल्ट था। तो मैंने क्या करा, पहले मैं बताता हूँ कि मैंने IBS एग्जाम के पहले क्या किया। तो मैंने आपको अपने रिवीजन डेज के बारे में बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। आपको 2 या 1 दिन एटलीस्ट रखना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको मटेरियल सॉर्ट आउट करके उसको प्रिंट कराना चाहिए, जो जेरोक्स लेने वो जेरोक्स करने चाहिए। जिसका इंडेक्स आपको खुद से बनाना है वो आपको बनाना चाहिए, जैसे मैंने कॉस्टिंग का इंडेक्स खुद से बनाया था वो आप बना दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। उसके अलावा आपको ये आपका सारा सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट डे आपको केस स्टडी सॉल्व करना है। कौन से केस स्टडी सॉल्व करना है, ट्राई करिएगा आप। एक तो November 24 का पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। November 24 जो हमारा अटेम्प्ट था वो बहुत डिफिकल्ट था, वो ट्राई करिएगा। मे का पेपर थोड़ा इजी था, बट वो भी आप सॉल्व करिएगा। उससे आपको अप्रोच पता चलेगी कि अगर ऐसे पेपर आए, जिसके चांसेस भी हाई है, अगर ऐसा पेपर आया तो आपको करना क्या है। आपको टेक्स्ट बुक में सम कैसे ढूंढना है, फिर आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। भले आपके सामने होगा, नंबर्स तो चेंज होंगे, उन नंबर्स को चेंज करके आप आंसर को कैसे लिख पाओगे। ऑल्दो इट्स एन इजी टास्क, बट स्टिल एक थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसके अलावा IDT का पेपर खत्म होगा, उसके बाद क्या करना है, मैंने क्या करा था पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ अगर और रेकमेंड करूंगा तो वो भी बताऊंगा। IDT का पेपर खत्म हुआ, उसके बाद थोड़ा 1 घंटा हमने रेस्ट लिया एंड फिर से हमने IBS की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, मैं और मेरा स्टडी पार्टनर। हमने IBS की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, हमने एक दूसरे को कॉल किया। सबसे पहले तो समझा कि एग्जैक्टली करना क्या है। सारा मटेरियल हमने पहले कलेक्ट किया, जो भी हमारा मटेरियल था सारा मटेरियल हमने कलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने उसको एक बैग में अपने साइड में रखा, बैग में नहीं शायद मैंने बस अब साइड में रख दिया था उनको। एंड फिर बाद में मैंने केस स्टडीज हमने उठानी स्टार्ट करी। सबसे पहले मे का पेपर सॉल्व करा, फिर MTP RTP सारे सॉल्व करे, पुराने मे के MTP RTP सॉल्व करे।
नवंबर के एमटीपी आरटीपी से हमें ये समझ रहा था कि अगर ऐसा पेपर आया तो हमें बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि नवंबर के एमटीपी आरटीपी में ज्यादातर कॉस्टिंग के थियरी क्वेश्चंस पूछे थे, जबकि मई का पेपर क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से, टेक्स्ट बुक से ही कॉपी पेस्टेड था। बट हमारे एमटीपी आरटीपी में भी ऐसे क्वेश्चंस प्रिंटेड थे जो कॉस्टिंग के थियरी क्वेश्चन से, जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने कॉस्टिंग को थियरी के ऑब्जेक्टिव से पढ़ा ही नहीं था एसपीओएम के टाइम पे। हमने तो उसको एमसीक्यू पर पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो रहा था, तो वो हमें बहुत दिक्कत दे रहा था। हमें उससे डर लग रहा था। फिर हमने क्या करा कि कोई बात नहीं, हमने ये कॉस्टिंग देख लिया, बट एक्चुअली कॉस्टिंग का इतना ज्यादा नहीं आने वाला है। हर पेपर को उन्हें वेटेज देना है, तो कॉस्टिंग का वेटेज होगा, नो डाउट। हमारे पेपर में भी अच्छा वेटेज था, बट प्रैक्टिकल सम्स में भी डालना पड़ा उनको थोड़ी थियरी भी डालनी पड़ी। इतना ज्यादा वेटेज नहीं था जितना एमटीपी आरटीपी ने हमें पोर्ट्रे किया था। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। फिर हमने कॉस्टिंग प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करी, क्योंकि हमें डर लग रहा था कॉस्टिंग से कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिख जाए, लेट्स से पॉटस 5 फोर्सेस मॉडल आ गया आपको, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है, हम इंडेक्स में कैसे ढूंढेंगे। हमने इसकी प्रैक्टिस करी कि हम उसे इंडेक्स में कैसे ढूंढेंगे। हमने ये फिट किया पहले तो कौन से चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, कौन सी चीजें हैं कौन से चैप्टर्स में। ठीक है, कॉस्टिंग में हमने ये किया। दूसरा, जब हमने लॉ का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब हमने लॉ का इंडेक्स देखा। हमने लॉ, देखो लॉ इजी होता है क्योंकि लॉ में चैप्टर का नाम ही होता है, राइट। मैनेजर के रिलेटेड वो 3 चैप्टर, डायरेक्टर्स रिलेटेड स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है, तो आपको पता है वो 3 चैप्टर्स में ही है, तो लॉ के लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है। उसके अलावा सेक्शन नंबर्स का भी हमने इंडेक्स निकाल दिया था कि सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन का नेम क्या है और उसमें कंटेंट क्या आता है, ये भी हमने निकाल लिया था। लॉ में हमें आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही थी इतनी। उसके अलावा जो बाकी 5 पेपर थे उसको हमने फिर से रिवाइज बिल्कुल नहीं किया, उसके हमने बस केस स्टडी सॉल्व करी एंड वी वर वेल एबल टू सॉल्व दोस केस स्टडीज। अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक था ही, देखो यार आपने वो पेपर बहुत इन डेप्थ पढ़े हैं, वो 5 पेपर की तैयारी आपने इन डेप्थ किया, उसमें अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी आ जाए तो आपके लिए वो, उनके अगर क्वेश्चंस आ जाए तो वो आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मेन दिक्कत कहाँ होगी, कॉस्टिंग और लॉ में। उसमें आपके पास अगर टेक्स्ट बुक भी होगी तो आपको उसे सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर हमारे पेपर में क्या हुआ कि जैसे ही मैंने केस स्टडी स्टार्ट करी, मैंने सबसे पहले तो अपना पेपर रीड किया जो 15 मिनट्स का टाइम था। उसमें मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कौन सी केस स्टडी सॉल्व करनी है। मैंने फर्स्ट देखी, फर्स्ट में मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। सेकंड देखी, सेकंड में कुछ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने थर्ड देखी, थर्ड थोड़ी बेटर थी। फोर्थ मुझे डिफिकल्ट लगा, फिफ्थ मुझे डिफिकल्ट लगा, तो मैंने अपना पेपर ही स्टार्ट करा थर्ड केस स्टडी से। जबकि आइडियली आप सिर्फ एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो, फर्स्ट वाली भी कंपलसरी होती है उसमें भी, तो आप सिर्फ एक छोड़ सकते हो। तो मैंने थर्ड केस स्टडी से स्टार्ट किया। थर्ड केस स्टडी को मैंने सॉल्व किया, उसके बाद शायद मैंने फर्स्ट या कुछ और सॉल्व किया, बट मैंने सबसे पहले वो केस स्टडी उठाई जिसके ज्यादातर आंसर्स मुझे आते थे। उस केस स्टडी में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आंसर भी आता था, फिर भी मैं सोचा कि टेक्स्ट बुक में देखूं, टेक्स्ट बुक में देख के सॉल्व करूं ताकि कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि मुझे इसमें फुल मार्क्स चाहिए। एक तो ये इंटेंशन रहता है आपका, क्योंकि यार मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है, अगर टेक्स्ट बुक होने के बाद भी मैं इस आंसर का फुल मार्क्स नहीं ला पा रहा हूं तो मुझे खुद को लगेगा कि मैं कितना बेवकूफ हूं। बट देखना, आपके पेपर में ये चीज एनालाइज करना कि पेपर कैसा बना है। मैंने थर्ड केस स्टडी सॉल्व करी, मैंने देखा कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आंसर्स को ढूंढने में और फिर उसको देख के उसमें सॉल्व करने में, तो मैंने तुरंत एक केस स्टडी में अपना अप्रोच चेंज किया। मैंने क्या किया, मैंने जो 5 सब्जेक्ट्स थे, एफआर से लेके अपनी आईडीटी तक, उन 5 सब्जेक्ट्स का मुझे अच्छा नॉलेज था। तो मैंने सिर्फ उनके क्वेश्चन जो देखे मैंने खुद से सॉल्व करे, रादर देन टेक्स्ट बुक में ढूंढना कि वो क्या है कहाँ है। अगर मुझे कहीं पर थोड़ा सा डाउट भी जाता था तो मैं टेक्स्ट बुक देख लेता था उन 5 सब्जेक्ट के लिए, बट ज्यादातर सम्स उनके मैंने खुद से सॉल्व करे। उसके अलावा कॉस्टिंग और लॉ के जो क्वेश्चन से मैंने टेक्स्ट बुक उठाई, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ढूंढा और डिट्टो मैंने कॉपी पेस्ट किया। कॉस्टिंग और लॉ मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, बट बाकी 5 सब्जेक्ट्स के मैंने खुद से सॉल्व करे। इससे क्या हुआ, मेरा पेपर नवंबर 24 वाला पेपर, आप पूछना आपके सीनियर से, नवंबर 24 के पेपर में हर एक इंसान का 15 से 20 मार्क का क्वेश्चंस छूटे हैं। मेरा पेपर 100% सॉल्व हुआ था, मैंने 100 मार्क्स का पेपर लिखा था, लास्ट मिनट पे सॉल्व हुआ था, बट 100 मार्क्स का सॉल्व हुआ था। अगर मैं कहीं पर भी 2-5 मिनट भी जरा सा वेस्ट कर देता तो मेरा भी कुछ मार्क्स का छूट जाता, बट
इस पेपर में आपको हमेशा दिमाग से सोचना है और ऑन फुट रह के सोचना है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। आपके कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो सकते हैं बिटवीन द पेपर, हो सकता है आप जो सोच के गए हो वो आप ना करो, बट यही है। और 2 दिन पहले प्लीज इतना आराम से मत लेना, आईटीटी का पेपर हो जाए, चाहिए तो 1-2 घंटे का रेस्ट कर लेना, थोड़ी नींद निकाल लेना एंड आईबीएस में प्रिपरेशन स्टार्ट करना अर्ली। हाँ, आईबीएस के पेपर के दिन भी आप 7 to 8 आवर्स की नींद ले लेना, उसके एक दिन पहले भी 7 to 8 आवर्स की नींद ले लेना, ताकि आप फ्रेश रहो पेपर में, आप सोच पाओ इंस्टेंटली, कुछ भी आ जाए ऐसा जैसे मेरा केस था वैसा कुछ हो जाए तो आप सोच पाओ। बट आप ये करोगे तो जरूर आप एग्जामिशन स्कोर कर पाओगे, जैसे मैंने स्कोर किया 75। एंड हाँ, मैं अपनी आरटीआई, मेरा जो आरटीआई है उसका मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे दूंगा। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।